हाय एवरीवन, आई एम ऋचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन को स्पेशली बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है और एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो सभी बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक भी है, ये आना ही आना चाहिए, एंड दैट इज अबाउट दी बैंक्स इन इंडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। देयर आर टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑन जून 2023, जिनके बारे में हम सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन याद करेंगे हाथों हाथ निमोनिक्स यानी मेमोरी टेक्निक्स की मदद से। और क्यों ये सेशन हमने डिजाइन किया पर्टिकुलरली बैंक्स का, बिकॉज अ लॉट ऑफ बैंकिंग एस्पायरेंट्स आर ऑल्सो ऑन द प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और इसलिए उनकी डिमांड के ऊपर ये सेशन लाया गया बिकॉज अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस आर लाइंड अप। ओके, अब आज हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ भी हम यही चीज करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स सम इंपॉर्टेंट फॉरेन बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, उनको भी हम देखेंगे इन द अपकमिंग सेशन। तो 2-3 सेशन हैं जो कि पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए लाइंड अप रहने वाले हैं, मोस्टली इसी वीक के अंदर हम उनको डील कर लेंगे। ओके, तो आज हम ना सिर्फ बैंक्स की जितनी भी बेसिक इन्फो है वो निमोनिक्स से डील करेंगे, उसके साथ साथ जो रिसेंट मर्जर्स या एक्विजिशंस हुए हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे यहीं पे रिगार्डिंग दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑलराइट, एंड बिफोर वी बिगिन, चलिए लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आज के सेशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं तो करिए, नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, आज ही आपको इसका आंसर इस सेशन में मिलेगा। ए मणिमेखलाई इज द MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक? ए मणिमेखलाई जो है वो अकेली एज ऑन डेट, अभी आज की अगर हम बात करें तो अकेली ऐसी महिला हैं जो कि MD या CEO हैं किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की इंडिया में। जून 2023 में अभी इस पोजीशन पे और कोई फीमेल नहीं है। तो ये कौन से बैंक की MD CEO है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इफ यू नो द आंसर, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी विल बी स्टार्टिंग विथ द इंट्रोडक्शन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेसिकली कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? तो वो बैंक्स जिनमें गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है, यानी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका जितना स्टेक है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। इवन इफ इट इज 49.5% तो भी उसको पब्लिक सेक्टर बैंक में कंसिडर नहीं किया जाता है। इट शुड बी मोर देन 50%। तो जो इक्विटी होती है या जो शेयर होल्डिंग होती है, जो स्टेक होते हैं सरकार के, वो 50% से अगर ज्यादा है किसी भी बैंक के अंदर, तो उसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि सार्वजनिक बैंक या सरकारी बैंक के तौर पे कैटेगराइज किया जाता है। और जितने भी फाइनेंशियल गाइडलाइंस या डिसीजन होने हैं इन बैंक्स के, उसमें लीड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, आज की अगर हम बात करें दैट इज जून 2023 की, तो हमारे पास टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? 12 बैंक्स आर देयर, एंड नीडलेस टू से कि सबसे बड़ा इन सभी 12 बैंक्स में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ बच्चे जो बिल्कुल नए नए हैं तैयारी में पूछ सकते हैं मैम RBI का क्या? तो RBI कमर्शियल बैंक नहीं है, ये एपेक्स बैंक है। ये सारे जितने कमर्शियल बैंक होते हैं, यानी जो लेन देन में जनरल डीलिंग में होते हैं पब्लिक के साथ में, पब्लिक वहाँ पैसा जमा कर सकती है, ले सकती है, लोन ले सकती है एक्सेट्रा, उनमें RBI फंक्शन नहीं करता। वो SBI उसमें लार्जेस्ट है। RBI एपेक्स बैंक, यानी ये जितने भी सरकारी गैर सरकारी जो भी प्राइवेट पब्लिक बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम RBI करता है। ठीक है, तो यहाँ हम पब्लिक डीलिंग की बात कर रहे हैं तो SBI की बात आ रही है। RBI को कहीं भी इस पूरे डिस्कशन में मत लाइएगा, कंफ्यूज भी मत होना, स्पेशली नए नए बच्चे जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, दे माइट गेट कंफ्यूज बिकॉज होते हैं ऐसे डाउट्स और कोई क्लियर नहीं कर रहा होता बिकॉज सब थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। चलिए, सो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? पहले तो ये आपको सारे नेम पता होने चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट बैंक है या पब्लिक बैंक है। ठीक है, तो पहले तो बैंक ऑफ वाले नाम से शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, आप में से कईयों का खाता इनमें से किसी न किसी बैंक में होगा, तो वो तो आपको सीधे ही पता होगा। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तीनों गवर्नमेंट बैंक हो गए। उसके बाद आ जाइए CC से आ जाते हैं कैनरा बैंक जिसके अंदर सिंडिकेट बैंक मिक्स हुआ था। वो कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हम बाद में एक साथ कर लेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडियन से देख लीजिए, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, देन पंजाब से रिलेटेड एक तो PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, देन पंजाब एंड सिंध बैंक। उसके बाद यूनियन से रिलेटेड नाम देख लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये यूको बैंक है। ओके, सो यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो आपको पता होने चाहिए कि इनमें से कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है,
दे आर ऑल अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए हर एक के केस में आपको क्या क्या याद करना होगा, ये इनका फाउंडेशन कब हुआ या किसने फाउंडेशन रखा है इन बैंक्स का, शुरुआत किसने की है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनलाइज कब हुए। अब ये एक टर्म मैंने आपके सामने रख दी, नेशनलाइज। सो आप बोलोगे मैम ये नेशनलाइज क्या दिक्कत है? तो नेशनलाइज ये है कि जितने भी बैंक्स हैं आज जो सरकारी बैंक हैं, ज़रूरी नहीं ये सब इनकी शुरुआत ही गवर्नमेंट बैंक की तरह हुई है, ये प्राइवेट बैंक्स की तरह शुरू हुए थे। लेकिन जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेटाइजेशन का, है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेलवेज धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहा है, पोर्ट्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स लाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का उल्टा नेशनलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती है ना, जो समाजवादी सरकारें ज़्यादा होती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स को डिस्करेज करके और हर चीज़ को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लेती हैं, क्योंकि वो कम प्राइसेस पे दे सकें और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो सके। तो काफ़ी सारे बैंक्स जो कि प्राइवेट बैंक्स की तरह शुरू हुए थे, उनको नेशनलाइज किया गया, यानी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया था। और इसमें बहुत सारे बैंक्स, 14 बैंक को 1969 में अपने अंडर में लिया गया था। ठीक है, टोटल 14 बैंक्स ऐसे थे। उसके बाद 6 बैंक्स और थे जिनको 1980 अराउंड अपने अंडर में लिया था सरकार ने। तो इन बैंक्स को, जो कि शुरुआत की थी इन्होंने प्राइवेट बैंक्स की तरह से, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और वो गवर्नमेंट बैंक कहलाने लग गए। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है नेशनलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बात मैंने नेशनलाइजेशन की भी आपको बता दी। अब हम आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो फाउंडेशन की बात करेंगे, नेशनलाइजेशन कब हुआ बैंक्स का ये बात करेंगे। उसके बाद आपको एमडी या सीईओ कौन है बैंक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है जो पूछी जाती है, एमडी सीईओ कौन है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। सो हेडक्वार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन टैगलाइन या पंचलाइन जिसे हम कहते हैं, या अगर कोई भी स्पेशल बात है, एनी स्पेशल रिमार्क दैट यू आर सपोज टू नो। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले ओवरसीज ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है, सबसे पुराना कमर्शियल बैंक कौन सा है इंडिया में, इस तरह से। तो ये सारी बातें हम हर एक बैंक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते चलेंगे। चलिए, अब यहीं पे ना आई फील लाइक टेलिंग यू वन मोर थिंग। देखो, हेडक्वार्टर्स याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, तो मैं आगे नहीं जा रही हूँ, एक एक स्लाइड पे मैं यहीं आपको याद करवा देती हूँ। इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। देखिए, जिस भी बैंक के आगे ऑफ इंडिया लगता है ना, ये छोटा सा हिंट है, जिस भी बैंक के आगे ऑफ इंडिया लगता है, जैसे कि यहाँ देखो कौन कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बस यहाँ पे तो आपको 2 ही दिख रहे हैं ना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 4 बैंक्स आपको दिख रहे हैं ऑफ इंडिया से एंड होते हुए। इन सब के जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई में होंगे, बस सीधा सीधा, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी ऑफ इंडिया से एंड हो रहे, बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चारों के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। एक ही बात समझ में आ गई? चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जिस भी बैंक में पंजाब आ रहा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, दिल्ली के अंदर होंगे। बस पंजाब वाले जितने भी बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर दिल्ली में होंगे, ये चीज़ ध्यान रह गई। ओके, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आप आ जाइए, हम आते हैं इंडियन पे। ठीक है, ये जितने भी इंडियन से हैं, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, 2 ही बैंक आपको दिख रहे हैं। इन दोनों के, इंडियंस को चैन नहीं होता ना, हाँ, कुछ ना कुछ करते ही रहना, उनको चैन नहीं होता, तो चेन्नई। तो जो भी इंडियन नेम से बैंक आ रहे हैं ना, जैसे इंडियन बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक, ये चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। इस तरह से अभी मैंने छोटे छोटे हिंट दिए, बाकी जो भी होंगे आगे देखते चलेंगे। चलो अब एक एक बैंक की तरफ मूव करते हैं और पिक्चर्स सप्लीमेंट की हैं, क्योंकि आप जब पिक्चर्स देखते हैं तो थोड़ा आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। तो शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। बैंक ऑफ बड़ौदा, अब बड़ौदा है तो बड़ौदा का नया नाम वडोदरा है, तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वडोदरा, गुजरात के अंदर होगा। ये तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी स्टार्ट हो जाती है। फाउंडेशन देख लीजिए, 1908 के अंदर इस बैंक की नींव रखी गई थी बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3। तो सयाजीराव गायकवाड़ 3 जो हैं वो फाउंडर रहे हैं। और 1908 ईयर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेट इतनी इंपॉर्टेंट है, 1908 के अंदर नींव रखी गई थी ना। नेशनलाइजेशन 1969, देखो 1969 में अगर नेशनलाइज हो रहे हैं आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू 14 इंडियन बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक, जिनको नेशनलाइज किया गया था, तो उनमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। हेडक्वार्टर हमने देख लिया, नाम में ही बड़ौदा है, तो गुजरात वडोदरा के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। एमडी सीईओ कौन है, एमडी सीईओ है ये व्यक्ति, आपने अगर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो आप इन सबको जानते होंगे क्योंकि हम पढ़ते ही रहते हैं। देवदत्त चंद, देवदत्त चंद कैसे याद करेंगे, हाँ जो बच्चे फॉलो करते हैं उनको पता होगा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भी बहुत आ रहा है ना, बी के बाद एबीसीडी में बीसीडी आता है, ABCD ऐसे ही ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बी बहुत
प्रोमिनेंट है, तो एक तो आपको ये याद रहेगा। बी के बाद CD ना करके DC कर दो, BDC, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद्र, देवदत्त चंद्र, डी से देवदत्त और सी से चंद्र, BCD की जगह BDC कर लेना है। बस छोटा सा हिंट है, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप इजीली मार्क कर सकते हो। और इसकी टैगलाइन या पंच लाइन या मोटो जो भी आप कहें वो क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हम बड़ौदा में हैं लेकिन हम इंडिया के इंटरनेशनल बैंक है, हमारी सर्विसेज इतनी तगड़ी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। 1908 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, 69 में नेशनलाइज हुआ था। देवदत्त चंद है और वडोदरा गुजरात है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है। ऑलराइट, चलिए मूविंग अहेड। बैंक ऑफ इंडिया, अब देखो ऑफ इंडिया आ गया, बैंक ऑफ इंडिया में ऑफ इंडिया आ गया, तो यहां देखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है, नहीं रटना है हमको, ओके। चलो फाउंडेशन देखते हैं 1906। अगेन ग्रुप ऑफ एमिनेंट बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई, मुंबई के काफी सारे बिजनेसमैन थे, वो साथ में आए थे, उन्होंने इस बैंक की शुरुआत की थी। 1969 में ही इसको भी नेशनलाइज किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया को। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया को आप ऐसे भी अगर आप साथ में बोलोगे कैसा लगेगा, बॉय, बॉय जैसे लड़का होता है ना बॉय, उसकी तरह भी याद रख सकते हैं, हे बॉय, तो बॉय इज बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कहीं पे हम टेक्निक लगा सकते हैं। MD CEO रजनीश कर्नाटक हैं। MD CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक। तो अब देखो टेक्निक जो मैं कह रही थी ना, मैं लगवाती हूँ यहाँ पे। बॉय, एक बॉय है जो कि कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में है ना, पर ये ओरिजिनली कहाँ से आया, मैं याद करवा रही हूँ सिर्फ, ऐसे मत सोचना कि कर्नाटका में शुरुआत हुई थी, नहीं, ओरिजिनली कहाँ से आया, कर्नाटक से आया। तो एक बॉय जो कि अब मुंबई में काम कर रहा है वो कहाँ से आया, कर्नाटक से आया, तो आप रजनीश कर्नाटक ये ध्यान रख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ऑफ इंडिया आते ही पहले तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुंबई में होगा, ठीक है, तो एक तो कहानी ये खत्म हो गई। फिर बैंक ऑफ इंडिया से मैंने आपको बोला BOI आप याद रख सकते हो, बॉय है, बॉय कहाँ रह रहा है भाई, मुंबई में रह रहा है, पर आया कहाँ से, कर्नाटक से आया, तो रजनीश कर्नाटक इज द MD and CEO ऑफ BOI, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अब इस बॉय को ये नहीं चाहिए कि आप बस पैसों की रिलेशनशिप रखो, नहीं, आप फ्रेंड्स भी बनो, आप फैमिली भी बनो, तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बॉय ये कह रहा है। तो जैसे ही आप एक बॉय को पिक्चर में डाल लोगे ना, इस बैंक की सारी चीजें आपको याद अलग से हो जाएंगी। फर्स्ट बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन 1946। ओवरसीज बैंक नहीं है इसके नाम में, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया है, पर ये पहला बैंक था जिसने बाहर जाकर के एक ब्रांच ओपन की थी, एक इंडियन बैंक पहला जिसने ऐसा किया था, और वो ब्रांच कहाँ थी, लंदन में ओपन हुई थी 1946 में। इस बॉय ने ये काम किया, वो बॉय जो कि कर्नाटक से आया है मुंबई में, वो बाहर जाके ब्रांच ओपन करता है, ओके। तो सब कुछ आप बॉय से याद रख सकते हैं। गुड टू गो, चलते हैं आगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम से है महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई नहीं है, मुंबई के लिए ऑफ इंडिया होना जरूरी है बैंक के नाम में, ठीक है। तो है महाराष्ट्र का, लेकिन मुंबई नहीं है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर्ड, पुणे में अंदर हेडक्वार्टर्ड है। ये 1935 में एग्जिस्टेंस में आया था, 1969 में ही नेशनलाइज हुआ, इसलिए हम याद नहीं करेंगे क्योंकि 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। AS राजीव, MD और CEO का नाम क्या है, AS राजीव। अब देखो महाराष्ट्र में आ रहा है महा आ रहा है, ओके, सो महाराज, आप यहां से महाराज से याद कर सकते हो। महाराष्ट्र महान स्टेट है और महाराज है वहां का बैंक संभाल रहे हैं, तो एज महाराज से वैसे हम कर लेंगे, एज महाराज से हम कर लेंगे, क्योंकि देखो आपको ये राज वाली चीज में यहाँ पे रजनीश में भी कंफ्यूजन आप कर सकते हो। हालांकि रजनीश वाला हमको फोकस ही नहीं करना, हमको कर्नाटक लेना है। यहाँ से बॉय कर्नाटक से आया था, तो बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कर्नाटक हो गए। यहाँ नेम, मेन नेम पे फोकस मत करो, लेकिन जहाँ आप यहाँ पे जब आओगे तो हम राजीव का राज लेंगे, और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप एज भी कह सकते हो, एज महाराज से वैसा हम करेंगे, ओके। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO हो गए AS राजीव। महाराज याद रखोगे तो भी आप टिक कर पाओगे। वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक, ये इनका टैगलाइन या मोटो है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको ये सारे बैंक्स याद नहीं भी रखने ना, नो प्रॉब्लम, याद रहे तो अच्छी बात है। आप थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर लेते हो, अपने लिए सेफर साइड पे चले जाते हो कि एग्जामिनर अगर इन बैंक से रिलेटेड कोई भी बेसिक इन्फो पूछेगा मुझे पता है। लेकिन यूजुअली जो भी बैंक्स करंट अफेयर्स में रहते हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़
आ रही होती है वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का अपॉइंटमेंट अभी कोई चेंज हुआ है, MD CEO चेंज हो गया, राइट, या फिर उस बैंक में कुछ नई स्कीम लाई है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, तो उस बैंक की सारी स्टैटिक इन्फो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट। तो लेकिन फिर भी एडवाइजेबल क्या है, एक बार आप ये सब याद कर लीजिए मेरे साथ, निमोनिक में मैं हाथों हाथ याद करवा रही हूँ, आपको बाद में दिमाग नहीं लगाना। और जब करंट अफेयर में आप इन बैंक्स को वापस पढ़ते हो तो एक बार रिकॉल कर लेना, अरे वाह हमने ये याद किया हुआ था, एंड यू विल बी गुड टू गो। बैंक से रिलेटेड आप गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चले, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए महाराज, एज महाराज सेज हो जाएगा। देन कैनरा बैंक, किस पे आते हैं हम, कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक हमको फर्दर साउथ ले जाएगा कर्नाटका में, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, बेंगलुरु। अब देखो ऊपर की इन्फो 1969 में ही नेशनलाइज हुआ है, फाउंडेशन 1906 में ही है, अमेम्बल सुब्बाराव पई इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इसकी। अब कैनरा से हम ले सकते हैं कैन, कैन यानी वो जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है ना, आपको कैन ले सकते हो। अब आप इमेजिन करो आप बैंगलोर घूमने गए हो, बैंगलोर तो इमेजिन किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि IT हब है एक तरह से, सारा डिजिटेक का काम वहाँ से होता ही रहता है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के वहाँ पे आपको ऑफिस देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ घूम रहे हो और कैन से कुछ कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हुए घूम रहे हो, आप बोल रहे हो वाह यार सच बात है ना, सत्य बात है कि काम तो यहीं से हो रहा है सारा डिजिटल इंडिया वाला मेजरली। ओके, तो आपने क्या बोला, सत्य बात है, मेजरली डिजिटल इंडिया तो यहीं देखने को मिल रहा है। और आपके हाथ में क्या था, खुद को बस एक बार पिक्चराइज करो, कैन है, कहाँ घूम रहे हो, बेंगलुरु में घूम रहे हो, और बोल रहे हो सत्य बात है भाई डिजिटल इंडिया तो यहीं से चल रहा है। तो डिजिटल इंडिया मैंने क्यों डाला, क्योंकि बेंगलुरु का पिक्चर ही आपको IT वगैरह से दिख जाएगा, बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ IT टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वहीं से है, हैदराबाद इज द IT हब, बट देन अदरवाइज भी आप बैंगलोर को भी पिक्चराइज कर सकते हो। देन टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन। व्हाट इज द टैगलाइन, टुगेदर वी कैन। तो देखो कैनरा बैंक का कैन यहाँ आ जाएगा। टैग लाइन को सीधे सीधे एसोसिएट करोगे, चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें महाराज, हमने क्या बोला था, महाराज, तो महाराज का एक ही परिवार होता है ना, महाराज की बहुत सारी रानियाँ होंगी तो भी एक ही परिवार माना जाता है, तो यहाँ फैमिली वाली टैग लाइन है। ओके, उससे पहले अगर आप चलोगे तो ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया, बॉय, बॉय ने क्या बोला था, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, मुझे बैंकिंग नहीं उसके आगे की रिलेशनशिप पे भी बात करनी है, राइट। तो इस तरह से आप टैगलाइंस को एसोसिएट करते जाएंगे। कैनरा बैंक से कैन, टुगेदर वी कैन, राइट। एंड सत्य नारायण राजू इज द MD एंड CEO। मूविंग अहेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया मुंबई, यहां तक के काम हो गया खत्म। अब यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो हमने बॉय किया था ना, दैट वाज बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, दिस इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ जाता है, सेंट्रल। सेंट्रल यानी बिल्कुल केंद्र में, केंद्र में। तो यहाँ के MD CEO क्या बोलते हैं, भाई बाकी सारे बैंक्स को रहने तो जहाँ रहना है, आप केंद्र में रहो, आप केंद्र में रहो, रहो, राव, MV राव इज द MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सबको पेरिफेरी पे रहने दो, आप सेंटर में रहो, रो से राव हो सकता है, बाकी को साइड में मूव होने दो। तो आप चाहो तो MV भी याद रख सकते हो, लेट देम मूव हियर एंड देयर। M और V से आपने मूव बना लिया, लेट देम मूव हियर एंड देयर, आप केंद्र में रहो। तो MV राव इज दी MD एंड CEO, हेडक्वार्टर मुंबई पता चली गया। 1969 में ही नेशनलाइज हुआ है। सौरभ जी पोचखानवाला फाउंडर थे और 1911 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था। नाउ टैगलाइन पे ध्यान दो, दो टैगलाइंस हैं, एक पंच लाइन आप बोलिए या मोटो बोलिए, दोनों ध्यान रख लीजिए, एग्जामिनर दोनों के बीच में से नहीं पूछेगा कभी भी। एक आता है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, 1911 में बना था तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो सेंट्रल वर्ड यहाँ पे भी आ गया। एक तो ये हिंट है। दूसरा, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। हम सेंट्रल बैंक हैं, आप हमारे अराउंड एक बेटर लाइफ बिल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो टैगलाइन एसोसिएट करके याद रखोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं, इंडियन बैंक। हमने बैंक ऑफ इंडिया किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किया, अब ये इंडियन बैंक है। इंडियन पहले आ रहा है, और इंडियन कैसा होता है, इंडियन को चैन नहीं होता, ठीक है। तो इंडियन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन। ऑफ इंडिया नहीं है तो मुंबई मत पहुंच जाना, ये इंडियन है। और जहां कहीं भी इंडियन आएगा, मैंने आपको बोला इंडियन को चैन नहीं, इंडियन को चेन नहीं है तो आप चेन्नई में हेडक्वार्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। सो इट इज हेडक्वार्टर इन चेन्नई तमिलनाडु, एंड नेशनलाइज ये भी 69 में हुआ था।
वी कृष्णस्वामी अय्यर प्लेड द क्रिटिकल रोल इन फाउंडेशन ऑफ इंडियन बैंक, और उन्होंने सपोर्ट लिया था मिस्टर रामास्वामी चेतियार से, और 1907 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। शांतिलाल जैन इज द एमडी एंड सीईओ। तो देखो, इंडियंस को चैन भी नहीं है और उनको शांति भी चाहिए। बोलते हैं ना, अरे ज्यादा भागा दौड़ी मत करो, पैसे के पीछे कुछ नहीं रखा, मोक्ष की प्राप्ति शांति रखो, और शांति से बैठेंगे तो भी चैन नहीं है, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो। ये सब किसके साथ है? इंडियन के साथ है। इंडियन को चैन भी नहीं है, ठीक है, तो चेन्नई याद रखिएगा, और शांति भी चाहिए। तो शांति लाल जैन इज द एमडी सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। टैगलाइन देखिए, योर ओन बैंक। इंडियन बैंक है ना, इंडियन है ना, तो आपका अपना हुआ। योर ओन, कौन है आपका अपना? इंडियन। योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। गॉट इट? चलो आगे चले। नाउ इंडियन ओवरसीज बैंक, अभी हमने इंडियन बैंक किया था, ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, पर शुरुआत तो इंडियन से ही हो रही है ना, और इंडियन को चेन्नई है, तो ये भी चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। यहां तक समझ में आ गया? ओके। नाउ ये इंडियन ओवरसीज बैंक है ना, तो एमडी सीईओ देख लो पहले, अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव, तो अजय कुमार श्रीवास्तव का शॉर्ट फॉर्म हम AKS, इसको साथ में पढ़ोगे तो अक्स। अक्स समझते हो, किसी का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, अक्स होना। तो ये ओवरसीज है ना, मतलब हमारे बैंक का बाहर प्रतिबिंब या बाहर रिफ्लेक्शन या बाहर अक्स है। तो ये व्यक्ति हमारे इंडियन बैंक का बाहर भी रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, ओवरसीज में भी। तो ऐसे आप एसोसिएशन बिठा सकते हो, ठीक है। तो नहीं तो और किसी तरह से याद करना, आप कर लीजिए। दिस द हिंट दैट आई एम गिविंग। एन चिदम्बरम चेतियार was the main person in foundation of it। 1937 में बना था। नेशनलाइज ये भी 69 के अंदर हुआ है। गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू बैंक विथ भी टैगलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करना है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। तो देखो ये ग्रो हुए ना, ओवरसीज कोई जा रहा है, यहाँ से काम करते करते बाहर पहुंच गया, मतलब ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो गुड पीपल टू ग्रो विथ, ध्यान रखिएगा, ये ओवरसीज की टैगलाइन है। गुड पीपल टू बैंक विथ किसकी है? अगर आता है अभी तो लिख दो, और नहीं तो वेट करो, वीडियो में आगे हम देखेंगे, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, कईयों के खाते होंगे इसमें, है ना। सबसे पहला खाता लाइक मेरा भी जो ओपन हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। तो काफी सारे स्वदेशी मूवमेंट के जो लोग थे, जो लीडर्स थे या जो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो साथ में आए थे और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की थी, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय जी हैं, और 1894 में इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था। ऑपरेशन इसका आई थिंक 1 साल बाद शुरू हुआ था, बट 1894 में इसका फाउंडेशन हो गया था। 69 में ही इसको भी नेशनलाइज किया गया है। एंड हेडक्वार्टर, अब देखो मैंने कहा था जो कुछ भी पंजाब से जुड़ा हुआ बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो द्वारका नई दिल्ली के अंदर ये है। MD और CEO, बहुत पॉपुलर फेस और नेम, क्योंकि न्यूज में कई बार बने रहते हैं, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, तो पंजाब गो, आप चाहो तो गो से कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो दिल्ली से जोड़ना है, क्योंकि PNB दिल्ली में ही है, तो दिल्ली दूर नहीं बोलते हैं ना हम, तो कोई मूवमेंट से जुड़ा हुआ है गो नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं करना, सीधे कर लो अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, तो यहाँ आप गो का हिंट लोगे ना, पंजाब बैंक PNB, गो गो PNB, गो PNB, तो गोयल याद रह जाएंगे। टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, मतलब नाम ही काफी है इनके लिए एक तरह से, कि आप हमारे नाम पे बैंक अपॉन कर सकते हो, यानी रिलाई कर सकते हो। इस बैंक का मतलब क्या है? यू कैन रिलाई अपॉन द नेम, तो PNB नाम ही काफी है, ऐसे याद रख लो इसको, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है नेम को। चलते हैं आगे। पंजाब एंड सिंध बैंक, वो पंजाब नेशनल बैंक था, ये पंजाब एंड सिंध बैंक है। अब देखो पंजाबीज और सिंधीज जो है, सिंधी कम्युनिटी जो पाकिस्तान साइड से आई थी, तो उन सब ने बहुत अट्रॉसिटीज झेली हैं। पंजाबीज ने पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर झेला है, सिंधीज ने पूरा पलायन झेला, यानी पूरा अपनी जगह छोड़कर दूसरे देश में आना झेला है, तो इन्होंने काफी कुछ सहा है। पंजाबीज एंड सिंधीज ने मिलकर के काफी कुछ सहा है। तो इनके जो MD CEO हैं वो स्वरूप कुमार साहा, स्वरूप कुमार साहा। ओके, पंजाबीज रूप वाले भी बहुत होते हैं, सिंधीज भी बहुत सुंदर होते हैं, और उन्होंने साहा भी बहुत होता है। तो स्वरूप भी याद रखना है, तो स्वरूप कुमार साहा आप ऐसे याद रखोगे। पंजाबी एंड सिंधी जहां साथ आए, पंजाब अकेले था पंजाब नेशनल बैंक में, तो गो पंजाब गो था, ठीक है। ओके, तो इसका जो फाउंडेशन है उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह जीथा जी को और सरदार तरलोचन सिंह जी को। कब हुआ था इसका फाउंडेशन? 1908 के अंदर हुआ था। और 08 और 80
1980 में इसको नेशनलाइज किया गया, ये ध्यान रखिए। बाकी सारे बैंक अभी तक हमने जितने देखे हैं 69 में नेशनलाइज हुए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक है जो कि 1980 में नेशनलाइज हुआ है। टोटल 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, उनमें से एक ये भी था। ओके, तो 1980 में नेशनलाइज हुआ है, 08 में फाउंडेशन रखा गया है। हेडक्वार्टर पंजाब वर्ड आ गया तो नई दिल्ली पहुंच गया, राजेंद्र नगर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली। टैग लाइन क्या है? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। अब देखो पंजाब नेशनल बैंक जो था पीएनबी, मैं कंपेयर करके क्यों याद करवा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं आए, उसमें वो अपने नाम पे फोकस कर रहे थे, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, नाम ही काफ़ी है जी हमारा। लेकिन पंजाबीज में एक गुण होता है सर्विस का, जैसे आप किसी भी गुरुद्वारे चले जाइए, लंगर लगते हैं ना, वो आपकी सेवा में लगे हुए होते हैं। तो बस पंजाबी और सिंधी में भी कई लोग होते हैं जो गुरुद्वारे वाला कल्चर फॉलो करते हैं। तो वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, तो एक पंजाब वाला बैंक है जो नाम पे फोकस कर रहा है, एक पंजाब वाला बैंक है जो कि सर्विस पे फोकस कर रहा है। पंजाब और सिंध बैंक सर्विस पे फोकस कर रहा है, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, चलते हैं आगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपके किक स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, ए मणिमेखलाई जी। सो हेडक्वार्टर, अब देखो ऑफ इंडिया कहाँ पहुंचेंगे? मुंबई पहुंचेंगे, तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। कौन है एमडी सीईओ? ए मणिमेखलाई जी, मणिमेखलाई। अब ये नाम अगर आपको सीधे याद नहीं हो रहा तो गलत है भाई, क्योंकि अगर 12 बैंक्स जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें एक ही बैंक है जिस पे हाईएस्ट पोजीशन पे फीमेल बैठी, अगर उस फीमेल का नाम भी याद नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, मेरा काम है याद कराना। तो मणि होती है, मणि खाई, इन्होंने मणि खाई होगी जरूर से, है ना, या मणि में खेल रही है यार, ये इतने सारे मेल्स में सिर्फ अकेली हैं जो कि पहुंची हैं इसमें, तो एकदम ऐसा मणि की तरह चमक रही है सारे नेशनल बैंक्स में, अकेली ऐसे भी कर सकते हो, तो मणिमेखलाई अपने आप याद आ जाएगा। शी इज शाइनिंग लाइक अ मणि सारे नेशनल बैंक हेड्स में। इतना ये वाला हिंट ले लो। 1969 में हुआ था ये भी नेशनलाइज। सेठ सीताराम पोद्दार हैं जो फाउंडेशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखा गया था। देन इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू ग्रो विथ। कौन था? ग्रो कर रहे थे हम ओवरसीज, तो इंडियन ओवरसीज बैंक था गुड पीपल टू ग्रो विथ, और ये है गुड पीपल टू बैंक विथ, गुड पीपल टू बैंक विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वही मणिमेखलाई जी जहां पे अभी हेड कर रही हैं, गुड पीपल टू बैंक विथ। आप बैंक वैंक करो, हम ग्रो की बात नहीं कर रहे, आप तो बैंकिंग कर लो। ठीक है, चलिए। यूको बैंक, यूको बैंक 1969 में नेशनलाइज हुआ है। जीडी बिरला वाज द मैन बिहाइंड इट्स फाउंडेशन। 1943 के अंदर इसकी नींव रखी गई, यानी फाउंडेशन हुआ इस बैंक का। ये बैंक तैयार, नींव रखी गई का मतलब ये नहीं पत्थर रखा गया कि अब बैंक बनाएंगे, नो, इट गॉट फाउंडेड इन 1943। हेडक्वार्टर, अब देखो ये बिल्कुल अलग है भाई। यूको को कोलकाता, तो ये को और यहीं से कोलकाता, तो यूको बैंक कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर्ड है। अश्वनी कुमार जी के लिए मेरे पास कोई हिंट नहीं है, आपको सीधे सीधे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आप रख लीजिए अश्वनी कुमार। नहीं तो एक हिंट मिल गया बोलते बोलते कि मेरे पास हिंट नहीं है, मुझे हिंट मिल गया। ऐश क्या होती है? राख होती है। देखो अब एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगी मैं, कोलगेट। कोलकाता कोलगेट मिलता जुलता है ना, तो कोलगेट नहीं करके कुछ लोग राख से भी दांत साफ करते थे पुराने जमाने में, बहुत अच्छे साफ होते हैं दांत। तो ऐश को आप कोलगेट, कोलकाता को इन सबसे एसोसिएट करके अश्वनी कुमार अगर चाहे याद कर लीजिए, नहीं करना सीधे कर लीजिए, रियली डू नॉट बॉदर अबाउट इट। मोटा मोटा बस यूको बैंक कोलकाता के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। अश्वनी कुमार एमडी सीईओ है। नेशनलाइज 69 में हुआ था जीडी बिरला एंड 1943। ऑनर्स योर ट्रस्ट, तो भाई जो कलकत्ता वाले हैं ऐसे कर लीजिए कि आपके ट्रस्ट को हम ऑनर करेंगे। बिल्कुल अलग है ना, कोलकाता में अभी तक और किसी बैंक का हमने हेडक्वार्टर नहीं देखा, तो ये बोलते हैं आप हमारे पास आए ना हेडक्वार्टर लेकर के, हम आपके ट्रस्ट को ऑनर करेंगे, विल बी ट्रस्टिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन की थोड़ी लंबी कहानी है।
अच्छा, कई जगह पे क्वेश्चन आएगा क्या ये नेशनलाइज बैंक है या नेशनलाइज बैंक नहीं है? इट इज अ नेशनलाइज बैंक। क्यों बच्चों में मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट ये कंफ्यूजन का जड़ क्या है, वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी जगह दिया हुआ है दैट नो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ नेशनलाइज बैंक। ऑफ कोर्स इट इज नेशनलाइज बैंक। हाँ, ये 1969 में जब बहुत सारे बैंक एक साथ नेशनलाइज हुए थे तब इसको नेशनलाइज नहीं किया गया, क्योंकि उससे पहले नेशनलाइज हो चुका था। ओके, तो एज सच नेशनलाइजेशन के टैग में डाल के नेशनलाइज नहीं किया गया कि अच्छा चलो हम इतने सारे बैंक्स को नेशनलाइज करें, पर इट वाज ऑलरेडी नेशनलाइज इन 1955। ओके, और उसके बाद उस टाइम आरबीआई को दिया गया था, फिर आरबीआई से गवर्नमेंट ने अभी 2007 के अंदर वापस ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। तो अभी सारा देखते हैं। बट इज एसबीआई नेशनलाइज्ड? ऑफ कोर्स इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। सो बैंक ऑफ मद्रास सबसे पहले 1843 में बना। अब देखो, ये 1843 से यहाँ कहानी चालू हो गई थी, इसीलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में, बैंक ऑफ कैलकाटा बना 1806 के अंदर, मतलब यहाँ से शुरू हुई है उल्टा रादर। 1806, फिर 1840, फिर 1843, ये 3 बैंक्स बने। इन तीनों बैंक्स को इनकॉर्पोरेट करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को फिर नेशनलाइज किया गया 1955 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत में इसको अलग नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक कंट्रोल ऑफ इट। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सरकार अपने अंडर में ले ले किसी प्राइवेट चीज को। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक था, सरकार ने उसको अपने अंडर में ले लिया, तो हो गया ना नेशनलाइज। ओके, और हालांकि इसको अभी भी जब लिखा जाता है आरबीआई में, जब आप पूरी लिस्ट देखोगे तो नेशनलाइज बैंक की अलग लिस्ट लिखी जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सब्सिडरीज को अलग लिखा जाता है, बट दैट डज नॉट मीन इट इज नॉट अ नेशनलाइज बैंक। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। आरबीआई ने अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली अंडरटेक नहीं किया, उसने बोला आरबीआई के थ्रू हम अंडरटेक कर लेते, तो इसको आरबीआई के अंडर में डाल दिया था। आरबीआई के पास इसके 60% स्टेक थे, राइट, और इसको रीनेम कर दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह। ठीक है, एंड जब ये हुआ ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इट वाज अ नेशनल बैंक देन, नेशनलाइज्ड बैंक। 2007 के अंदर, यहाँ पे भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, हम 2007 था या 2008 था, तो अगर हम पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि सरकार का इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट माने, और ऑफ कोर्स जो कि है भी सही इन्फॉर्मेशन, कि 2007 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि भाई आरबीआई के अंडर में है या गवर्नमेंट के अंडर में है, क्या कन्फ्यूजन है। तो क्योंकि सारे नेशनलाइज बैंक गवर्नमेंट के अंडर में ही थे, तो इसको भी गवर्नमेंट के अंडर में डाल दिया गया। तो 2007 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से सारे स्टेक खरीद लिए, और बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी खरीद मानी गई इस चीज़ को, और सारे स्टेक अब डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में एसबीआई के आ गए। ओके, तो कई केसेस में 2007 को नेशनलाइजेशन माना जा रहा है, कई केसेस में 1955 को माना जा रहा है, कुल मिला के पर एसबीआई नेशनलाइज बैंक है। यहाँ तक की कहानी तो आ गई समझ में। चलिए, ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, राइट, हेडक्वार्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया यानी मुंबई पहुंच जाएंगे हम। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। ये बैंक तो सबसे खरा होगा ना। खरा क्या समझते हो? खरा प्योर, खरा खोटा बोलते हैं ना, सही गलत, खरा खोटा, जो कितना ट्रांसपेरेंट कितना प्योर है उसको खरा बोलते हैं, जो गड़बड़ वाला है उसको खोटा बोलते हैं, खोटा सिक्का भी बोला जाता है, खराब। सो दिनेश कुमार खरा। तो एसबीआई है, एसबीआई में अगर खरा खरा काम नहीं होगा तो कौन करेगा फिर, तो है ना, सबसे बड़ा बैंक है। टैग लाइन क्या है? आप देखो इसकी टैग लाइन्स, मोटो, पंच लाइन बहुत सारी आती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, तो हमने वो सारी यहाँ डाल दी हैं, तो सब पे एक बार नजर मार लेते हैं। द बैंकर टू एवरी इंडियन, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स तक इसकी रीच है, इट इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। द नेशन बैंक्स ऑन अस, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लार्जेस्ट है। अ बैंक ऑफ कॉमन मैन, सरकारी बैंक बन गया था 55 के अंदर, बैंक ऑफ कॉमन मैन। विथ यू ऑल द वे, आपके साथ इतने सालों से चले आ रहे हैं, अभी भी ऑल द वे। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, सिर्फ बैंकिंग भाई, इससे आगे पीछे हम कोई बात नहीं करते, एसबीआई करता भी नहीं है ना, आप बस अपनी 2 काम करवा लीजिए, दैट इज इट। तो ये सारी टैगलाइंस या पंच लाइन्स या मोटो या फिलॉसफी, ये सब एसबीआई से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो मैंने आपको कहा था, 2 चीज़ों में हम मर्जर्स देखेंगे। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में जो भी मर्जर्स हुए हैं रिसेंटली 2017 में ही हुए हैं मेजरली, 1 अप्रैल को, वो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई को उसके 5 सब्सिडरीज या एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया गया था। 5 बैंक थे, जैसे आपने कभी सुना होगा एसबीबीजे था, है ना, उसके बाद एसबीटी था, इस तरह से 5 एसोसिएट बैंक्स थे एसबीआई के, और एक डिसीजन के बाद इन सबको एसबीआई में ही विलय या मर्ज कर दिया गया था। कौन से बैंक्स थे?
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये पांचों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ये सब एसबीआई के अंदर ही डाल दिए गए। ओके, दूसरा एसबीआई में कौन सा मर्जर हुआ? भारतीय महिला बैंक। पहले भारतीय महिला बैंक भी हुआ करता था, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी मर्ज कर दिया गया एसबीआई के साथ अगेन ऑन 1 अप्रैल 2017। देन एक बैंक ऑफ सौराष्ट्र होता था, एक बैंक ऑफ इंदौर होता था, अब ये दोनों नहीं है। अगेन व्हाई? बिकॉज इवन दे हैव बीन मर्ज्ड इनटू एसबीआई। ये भी कब हुआ? ये भी 1 अप्रैल 2017 को हुआ। सो टोटल ये 5, ये 1 और ये 2, ये 9 बैंक्स हैं जो कि मर्ज कर दिए गए इनटू एसबीआई। सो फार सो गुड। ओके, अब हम आते हैं बाकी जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उनमें आपस में विलय हुआ। देखो विलय यानी मर्ज हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। सो आई वाज टेलिंग यू 1969 में 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 1980 में 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ओके, तो टोटल 20 बैंक्स थे फ्रॉम 1969 ऑनवर्ड्स जिनको नेशनलाइज किया गया। इसमें से एक को तो पहले पीएनबी में डाल दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीएनबी का हिस्सा बना था वो, एनी विच वेज, मतलब वो 1993 की बात है। अभी अगर हम रिसेंट मोस्ट बैंक्स की बात करें तो रिसेंट मोस्ट जो भी मर्जर्स हुए हैं वो 2019-20 के टाइम में हुए हैं, एंड दिस इज अ रिसेंट मोस्ट अफेयर, तो वो हम देख लेते हैं। 2019 में जो पहला मर्जर की न्यूज आई वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में आई। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक्स को मर्ज किया गया, देना बैंक और विजया बैंक। ठीक है, सो देना बैंक, विजया बैंक जो कि दोनों नेशनलाइज बैंक्स थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब? 2019 में। फिर बात आती है सिंडिकेट बैंक की। सिंडिकेट बैंक जो अगेन एक नेशनलाइज बैंक था और कैनरा बैंक अलग नेशनलाइज बैंक था, तो सिंडिकेट बैंक को 2020 में कैनरा बैंक में ही मिला दिया गया। ओके, देन इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक को भी 2020 में इंडियन बैंक में डाल दिया गया, वही इंडियन बैंक जो कि चेन्नई बेस्ड है। हाँ, वही कैनरा बैंक जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, वही बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि वडोदरा बेस्ड है। ठीक, फिर पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंक्स मर्ज किए गए। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ बेस्ड है? पंजाब, दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक मर्ज हो जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक में अगेन 2022 में, मतलब अब इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, ये यूनाइटेड था, हाँ कंफ्यूज मत होना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? जिसमें ए मणिमखलाई जी हैं। ठीक है, सो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों को 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो ये सारे मर्जर्स हैं जो कि रिसेंट मोस्ट रहे हैं, जो हमने देख लिए। इनकेस एग्जामिनर पूछना चाहे तो आपको पता है। और आज का सेशन बस इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट सेशन था, क्योंकि मेरा पर्पस यही था, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन और बताऊंगी आगे और भी कुछ चीज़ें, पहले वो बता देती हूँ। तो आज का पर्पस यही था कि जो भी बैंक से रिलेटेड मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। कन्फ्यूजन यूजुअली हेडक्वार्टर्स में रहता है, MD CEO में रहता है, टैगलाइंस में रहता है, वो कन्फ्यूजन मैंने आपका 100% दूर कर दिया, ऐसा मैं मान रही हूँ। साइनिंग ऑफ क्वेश्चन, जाते जाते आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू इन द कॉमेंट सेक्शन। आंसर आता है तो लिखिए, नहीं आता तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको ये आंसर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज इट्स हेडक्वार्टर इन कोलकाता? यूको बैंक नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। अगला सेशन प्राइवेट बैंक्स पे, बंधन बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या IDBI बैंक, कौन सा बैंक है जो कि कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। और अब अगला जो आप वीडियो देखोगे उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक्स पे बात करेंगे, अराउंड 21 बैंक्स है, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फॉरेन बैंक्स इन इंडिया पे भी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में, पर उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लेके आएंगे। अच्छा, ये वाले सेशन पे मुझे आपके व्यूज़ चाहिए, वेदर यू वुड वांट मी टू टेक अप दिस सेशन और नॉट। ये तो मैं डेफिनेटली लेके आ रही हूँ आपके लिए। इस सेशन के लिए आप मुझे बताइएगा, नीड होगी तो हम कंडक्ट करेंगे, वरना मैं आपको PDF में ही मर्ज करके दे दूंगी, आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, डू लेट मी नो ऑन दिस थिंग, आई विल बी रिक्वायरिंग योर इनपुट ऑन दिस। अच्छा, बहुत से बच्चे जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं पढ़ते चैनल से उनको पता ही नहीं है कि अच्छा बैंकिंग एस्पायरेंट्स भी यहाँ के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए बहुत, आप ही के रिव्यूज़ के बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छी करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं।
और हर महीने हम 5 पार्ट्स में मंथली करंट अफेयर लेकर के आते हैं आपके लिए, जिसमें से इनिशियल जो वीडियोस हैं वो तो 100% आपके यूटिलिटी के हैं, बाद वाले में से भी काफ़ी सारे सेक्शन आपके लिए काम के हैं। मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट जाके विजिट कर लीजिए और वहाँ पे हर एक सेक्शन अलग अलग आपको दिख जाएगा, जो आपको अपने मतलब का लगता है आप उठा के पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का अलग से एक बैंकिंग एंड फिनेंस CA आता है। ओके, इट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स, और ये आता है हर मंडे को 7 PM। पायल मैम इसको कंडक्ट करती हैं, वीकली सेशन होता है, ये मिस आउट बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। और इट विल बी एडवाइजेबल, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो और PDF लेके पढ़ते हो तो करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली फिनेंस, बैंकिंग सारी CA के PDF आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं अलग अलग। और अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हो, यानी MCQs फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पसंद है, तो आप सवाल बुकलेट पे मूव कर सकते हो, या आपको दोनों चीज़ें आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगी। और इसके अंदर हर क्वार्टर, ये क्वार्टरली बुकलेट आती है, हर क्वार्टर में आपको 300 MCQs मिलते हैं। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा उस न्यूज़ का। तो ऐसा नहीं है कि यू विल बी मिसिंग आउट ऑन द न्यूज़, यहाँ से भी बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो अगर आपको डिटेल थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है, या कैलिबर नहीं है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, मंथली CA प्लेलिस्ट आप देखेंगे, देन फिनेंस और बैंकिंग की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये सवाल बुकलेट, इसका सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल बुकलेट भी अवेलेबल है। ओके, इंडिविजुअल वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन ऐप पे अवेलेबल है। तो ये सब कुछ बैंकिंग के बच्चों के लिए परचम प्लेटफॉर्म पे है। इसके अलावा हमारे पास अभी आपके लिए कुछ नहीं है, पर ये अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया है जो आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकता है। ओके, यू नीड नॉट गो एंड स्टडी करंट अफेयर फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ऐसा हमें लगता है, बिकॉज वी आर कवरिंग इट इन गुड लेंथ, राइट। तो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। जाते जाते एक थॉट है, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, नथिंग लाइक इट। सो द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, ऑफ कोर्स। अगर आप लर्न कर सकते हो कुछ भी, यानी कि आप मेंटल फैकल्टीज आपकी ठीक हैं, आप किसी भी तरह से मंद बुद्धि नहीं है, या फिर किसी भी तरह से आप किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुए हो, आप सीख सकते हो, तो ये आपके लिए गिफ्ट है, आप एक गिफ्ट के साथ पैदा हुए हो। द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल। अब भाई आप रीड कर पाते हो, सुन पाते हो, समझ पाते हो, ये स्किल है जो कि विथ टाइम डेवलप की जाती है। जो बच्चा स्कूल नहीं गया, उसके मामा पापा ने नहीं पढ़ाया, उसके पास ये स्किल नहीं है, उसमें कैपेसिटी है पर एबिलिटी नहीं है। कुछ बच्चों में ये नहीं होती तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, मेजॉरिटी में ये होती है, पर कुछ में ये भी नहीं होती, स्कूल ही नहीं गए तो आता ही नहीं है भाई, नाम लिखना भी नहीं आता, क ख ग पढ़ना भी नहीं आता। मेजॉरिटी जो इन दोनों कैटेगरीज पे फुलफिल करते हैं वो तीसरी जगह फेल हो जाते हैं, दैट इज विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे अभी आप कर रहे होगे, उनके अंदर कैपेसिटी भी है, स्किल भी है, लेकिन उनमें से फ्यू थाउजेंड्स ही होंगे जिनमें एक्चुअली ये विलिंगनेस है कि वो चूज कर रहे हैं ढंग से पढ़ना। बाकी मेजॉरिटी बच्चे ना टाइम बाय कर रहे होते हैं पेरेंट्स से, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, या खुद से ही शायद टाइम बाय कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या करना है तो कर रहे हैं। सो अगर चूज की है ये फील्ड, इतनी मेहनत वाली फील्ड कि हमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना है, फ्यू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीट्स के लिए, तो आपकी तैयारी बहुत पक्की होनी चाहिए, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप में होनी चाहिए, विलिंगनेस। So just check on yourself, are you really willing to crack this exam? If yes, we are providing you very many sources. बाकी सारे sources बहुत से अलग tutors, अलग platforms दे रहे हैं, अच्छा बहुत जगह अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें ईजी हैं आज आपके लिए। एक्सेस करते जाइए, पढ़ते जाइए, विलिंगनेस को मत छोड़िएगा, एंड ऑफ कोर्स सक्सेस इज गोना बी योर्स। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन ऑन parchamclasses06@gmail.com, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। परचम ऐप पे भी आप चैट ड्रॉप कर सकते हो, परचम के व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन पे आप चैट ड्रॉप कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो जो भी क्वेरी होंगी हम हैप्पीली आंसर करेंगे। टड़ा, टेक केयर।